ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। आदित्य, जो आप डाउट कह रहे हैं वो एक बार हम किसी ऑफ डे पे देख लेंगे, वो आपको मैं सेपरेटली करवा दूंगा। ठीक है, जो आपका टैक्स वाला क्वेश्चन आप बोल रहे थे। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। नाम से कुछ समझ आता है क्या हो सकता है? फर्म के डिपार्टमेंट्स के अकाउंट, कुछ हद तक आपने ठीक बोला है। तो प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अभी तक जो आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना रहे थे वो कलेक्टिव बनाते थे पूरे बिजनेस के लिए। ठीक है, पूरे बिजनेस, सिंगल बिजनेस आपको गिवन होता था, तो उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बना लेते थे। अब जैसे अभी उपासना ने बोला है कि एक बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल मेरे XYZ कंपनी है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। क्या क्या डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? आपका एक सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, परचेज डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं किसी एक गिवन कंसर्न में। ठीक है, तो पहले हमने अभी ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट आज तक बनाए हैं वो पूरी कंपनी के इकट्ठे बना दिया करते थे। अब हमें इस चैप्टर में क्या करना है, जितने भी डिपार्टमेंट है, अब डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें हर डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है वही चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, टू साइड पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय साइड पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और रिजल्टिंग बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले कलेक्टिव बनाया करते थे, अब यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट वाइज इनको प्रिपेयर करके यहाँ पर दिखाना हो। ठीक है जी, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से मुझे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट सेग्रीगेट करके दिखाने हैं। तो सेग्रीगेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे? जितनी भी चीजें मैंने बोली ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, ये चीजें होती हैं। पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट या टू ग्रॉस लॉस, जो भी आपने ब्रॉट फॉरवर्ड किया है फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। बाय साइड पे इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी, टू साइड पे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, तो रिजल्टिंग आपका बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो जाएगा। पहले इकट्ठा होता था तो सिंगल फिगर्स होती थी, डालते रहते थे, सीधा एक सिंगल आंसर निकल जाता था। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, डिपार्टमेंट के हिसाब से बना रहे हैं तो मुझे हर डिपार्टमेंट की सेपरेट फिगर्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो आगे मैं इस चैप्टर में यूज करूंगा। फर्स्ट इज द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, मींस all those expenses which are given separately for every department and hence charged to that respective department। ठीक है, एक बार लिख लीजिए, फिर इसका मतलब समझते हैं क्या है। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस के लिए मैंने लिखा है, दिस मींस दैट ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर गिवन सेपरेटली फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, जितने भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड हेंस चार्ज टू दैट रेस्पेक्टिव गिवन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली गिवन होंगे कि फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कितने हैं, मार्केटिंग के लिए कितने हैं, परचेज के लिए कितने हैं, अकाउंटिंग के लिए गिवन कितने हैं। तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, जिसके रिलेटेड वो खर्चा गिवन है उसके ट्रेडिंग या पीएनएल में मुझे उसको डेबिट करके दिखा देना हो। ठीक है, यही मतलब हुआ कि ऐसे सारे खर्चे जो आपको ऑलरेडी सेग्रीगेट करके दिए हुए हैं, मुझे अलग से सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो बताता है कि इस डिपार्टमेंट का क्या क्या खर्चा है या इनकम है, तो जिसमें वो गिवन है उसी में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बोल देते हैं। देखना जी, ये टर्म समझ आती है आपको? हाँ, ओके जी। चलिए, ऐसे नेक्स्ट टर्म है हमारी अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस।
ठीक है, अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, दिस मीन्स all those expenses which are given collectively for the firm and hence distributed between the departments on some equitable basis. ठीक है, तो इसका हमने डेफिनेशन लिखी है, अपॉर्शनमेंट मींस ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर गिवन कलेक्टिवली फॉर द फर्म। ठीक है, मतलब पूरी फर्म का एक सिंगल एक्सपेंस आपको दिया गया है एंड हेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑन सम इक्विटेबल बेसिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मुझे बोला गया है कि रेंट पेड बाय XYZ कंपनी वाज 50,000 रुपीज। ठीक है, मुझे पूरी फर्म ने का टोटल खर्चा गिवन है कि इस पूरी फर्म ने मिलके जो रेंट पे किया था 50,000 का रेंट पे किया था। अब ये 50,000 मुझे सेग्रीगेट करना है सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कि कितना कितना हिस्सा इसमें ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इक्विटेबल बेसिस से कई स्टूडेंट्स यहाँ इसको ये इंटरप्रेट कर रहे थे कि इक्वली बांटना है। नहीं, इक्विटेबल बेसिस का मतलब इक्वली नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं बोलेंगे कि 50,000 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, जो वैल्यू आएगी सारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, अब ये इक्विटेबल बेसिस क्या है, पहले तो हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं। इक्विटेबल बेसिस का मतलब है द रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ विच आपने ये कलेक्टिव एक्सपेंसेस को सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इक्विटेबल बेसिस का मतलब है कुछ ऐसे रेशियोज जो हम यूज करने वाले हैं आगे टू सेग्रीगेट द कलेक्टिव एक्सपेंस इनटू द डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो कलेक्टिव खर्चे को कैसे बांटना है उसके लिए जो रेशियोज यूज करेंगे हम यहाँ पर वो चीज डिस्कस करते हैं। पहली जो रेशियो हम यूज करेंगे खर्चों को बांटने के लिए, दैट इज अ सेल्स रेशियो। कोई मुझे ये बता सकता है कि कौन से ऐसे खर्चे होंगे जो मैं सेल्स रेशियो में बांटता हुआ चलूंगा? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? ठीक है, एक चीज ध्यान रखें, जितने भी खर्चे हैं जो सेल्स से अफेक्टेड हैं या सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो सारे खर्चे सेल्स रेशियो में बांट दिए जाएंगे। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था बीच में, वापस रिपीट करें। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपने ब्रॉड कैटेगरी बता दी है, कुछ और रिफाइंड एग्जांपल देंगे मुझे उसका? कार्टेज इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स? इनवर्ड इज कार्टेज ऑन परचेजेस, हमने सेल्स से रिलेटेड बात की है, कार्टेज आउटवर्ड्स होता है। ठीक है, तो कैरेज, कार्टेज, फ्रेट आउटवर्ड्स की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक वो आपने बोला, सेल्स रेशियो में हो जाएगा। और कोई एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू सेल्स? ठीक है, मैं एग्जांपल लिख देता हूं जो आप बोल रहे हैं, एग्जांपल जैसे फ्रेट आउटवर्ड या कैरेज आउटवर्ड। ठीक है जी, और बैड डेट्स होंगे? क्या बैड डेट सेल्स से रिलेटेड लॉस है? क्रेडिट पे सामान बेचा था तभी डेटर्स बने होंगे, तभी बैड डेट्स हुआ होगा। ठीक है, तो बैड डेट्स भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, और डिस्काउंट अलाउड? डिस्काउंट कब देते हैं, सेल्स के टाइम पे देते हैं या परचेज के टाइम पे मिलता है? सेल्स के टाइम पे अलाउ किया है हमने, जब बेचा होगा सामान तो डिस्काउंट अलाउड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग सेल्समैन एक्सपेंसेस या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप बोल सकते हैं, सेल्समैन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। वेयर हाउस एक्सपेंसेस, ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है, जो सेल्स रिलेटेड खर्चे हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने खर्चे के नाम से उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है। अगर आपको लगता है कि वो खर्चा सेल्स से डिपेंडेंट है तो आपने सेल्स की रेशियो बनानी है। ठीक है, और सेल्स जनरली आपको गिवन होती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से इसको आपको क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ए, बी एंड सी। सेल्स में तीनों के अलग अलग गिवन है, फॉर एग्जांपल 1,00,000, 80,000 एंड 50,000। ठीक है, और एक खर्चा मुझे दिया गया है कि डिस्काउंट अलाउड को कलेक्टिव वैल्यू दी गई है से 10,000 रुपीज। ठीक है, तो सेल्स को आपको कभी भी बांटना नहीं होगा। सेल्स, परचेजेस, ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक, ये जनरली ऑलरेडी आपको सेग्रीगेटेड गिवन होते हैं। ठीक है, ये चीजें कभी कलेक्टिव नहीं मिलेंगी आपको क्वेश्चन में, ये चीजें जनरली आपको अलग से करके दी होती है। ठीक है, तो सेल्स फॉर एग्जांपल ये हमें गिवन है,
और डिस्काउंट अलाउड एक कलेक्टिव वैल्यू गिवन है 10,000। तो हमने बोला, अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू सेल्स, तो इसको सेल्स के रेशियो में बांटना है। तो ए बी सी में किस रेशियो में बांट दिया जाएगा? 1 लाख इज टू 80,000 इज टू 50,000, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 10 इज टू 8 इज टू 5। इस रेशियो में आप इसको तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। समझ आती है ये चीज? हाँ जी, प्लीज एक बार रिप्लाई कर देना, श्रुति, प्रियांशु, आदित्य। ठीक है जी, तो पहला हमने रेशियो डिस्कस किया, दैट इज द सेल्स रेशियो। सेकंड जो रेशियो हमारा हो सकता है दैट इज द परचेज रेशियो। ठीक है, तो जो भी खर्चा परचेज को हिट करेगा जाके, ऐसे सारे खर्चों को हमने परचेज रेशियो में बांट देना है। और जनरली इससे रिलेटेड दो ही खर्चे होते हैं। कोई एग्जांपल बता सकता है? कैरेज इनवर्ड्स। अभी आउटवर्ड की हमने बात की थी, किसी ने इनवर्ड बोला था तो मैंने बोला था कैरेज ऑन परचेजेस जो होता है वो इनवर्ड्स होता है, तो वो परचेज रिलेटेड है। तो कैरेज इनवर्ड्स और डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, बेसिकली ये दोनों खर्चे हैं जो परचेज से रिलेटेड होते हैं। ये सॉरी इनकम है आपके डिस्काउंट रिसीव। तो एक खर्चा और एक इनकम ऐसी है जो ये परचेज से रिलेट करती हैं। तो उस केस में आपको परचेजेस गिवन होंगे हर डिपार्टमेंट के, और कोई इनमें से कलेक्टिव वैल्यू दी गई होगी। तो आपने ये परचेज की रेशियो बनानी है और इन कलेक्टिव जो भी एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं वो उठा के उस रेशियो में हर डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देने। ठीक है, थर्ड जो आपकी रेशियो हो सकती है दैट इज द एरिया रेशियो। ठीक है, एरिया का रेशियो। एरिया में कौन कौन से एक्सपेंसेस जाएंगे? बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो एरिया के रेशियो में जाए। ठीक है, जिस भी बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो आपने उठा के, ठीक है, तो इसको एक ऑल बिल्डिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सारे का सारे आपने उठा के एरिया के रेशियो में बांट देने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट की बात की थी। ठीक है, रेंट बिल्डिंग के लिए पे होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कल कल वाले टॉपिक में भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमारा इंस्टीट्यूट है, वहां पर हम दो टीचर्स शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो हम रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे? जिसका जितना बड़ा क्लासरूम है उसके एरिया के अकॉर्डिंग हम रेंट को आपस में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, जिसका बड़ा क्लासरूम वो थोड़ा ज्यादा रेंट देता होगा, जिसका छोटा क्लासरूम वो कम रेंट देता होगा। इक्वल है तो हम इक्वली रेंट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज होती है जनरली। तो बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग के म्युनिसिपल टैक्सेस, तो वो सारे के सारे एरिया के रेशियो में बांट दिए जाते हैं। ठीक है जी, अच्छे। अगली जो रेशियो हो सकती है दैट इज दी लाइट पॉइंट्स रेशियो। ठीक है, इसमें जनरली इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग को बांटा जाता है। ठीक है, कि हर डिपार्टमेंट में कितने स्विच बोर्ड्स लगे हैं, अगर आपको वो चीज क्वेश्चन में गिवन है तो इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग का खर्चा अगर कलेक्टिव गिवन है तो स्विच पॉइंट्स जो भी आपको गिवन है उसकी रेशियो बना ली जाती है और उस रेशियो के बीच में ये खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट हर डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है। ठीक है जी, एक रेशियो हो सकती है आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स रेशियो। ठीक है, इसमें कौन से एक्सपेंसेस होंगे? ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड क्या खर्चे हो सकते हैं आपके? ठीक है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, ये चीजें हो सकती हैं, या इंश्योरेंस वो आप करवा सकते हैं अपने फिक्स एसेट्स की। ठीक है, तो ये दो तीन खर्चे हैं जो फिक्स एसेट से रिलेट करते हैं। तो अगर ये कलेक्टिव गिवन होंगे आपको, और अगर क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन है कि हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैल्यू के एसेट्स हैं, तो आप उसकी रेशियो बनाएंगे और उस रेशियो में उस टोटल खर्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट एक रेशियो आपकी हो सकती है हॉर्स पावर रेशियो। ठीक है, हॉर्स पावर जनरली इसमें हम पावर ऑफ मशीन्स, ठीक है, पावर का खर्चा जो मशीन चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसको पावर बोला जाता है। तो जनरली वो वाला खर्चा ऐसा है जो हम हॉर्स पावर की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के हैं और आपको बोला है कि हर डिपार्टमेंट में ये मशीन यूज की जाती है जिसकी इतनी हॉर्स पावर आपको दी गई है, तो आपको उस हॉर्स पावर की रेशियो बनाएंगे और उस रेशियो के बीच में पावर की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जनरली ये सारे मोटे मोटे से कुछ हमारे रेशियोज हैं जिसके बीच में हम कलेक्टिव एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, किसी में कोई डाउट अगर आपको लगता है तो प्लीज एक बार पूछ लेना।
एक बार देख लेना प्लीज, अगर किसी वैल्यू में अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज एक बार फटाफट से क्लियर कर लेना। क्लियर है जी ये चीज? ठीक है, चल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिकल। एक्सपेंसेस लाइक डिवेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर्स फी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, and incomes like profit on sale of fixed assets, and interest or dividend received are directly taken to a general P&L account। ठीक है, एक बार लिख लीजिए फिर समझाता हूं ये जनरल P&L अकाउंट क्या होता है। तो हमने लिखा है एक्सपेंसेस लाइक डिबेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, या इनकम्स लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड आर डायरेक्टली टेकन टू द जनरल P&L अकाउंट। ठीक है, जनरल P&L अकाउंट क्या होता है? दिस इज द कलेक्टिव P&L अकाउंट ऑफ द फर्म। ठीक है, अभी हमने डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग P&L की बात की है। अब यहां पर हो गया था क्लब करके पूरी फर्म का जो सिंगल P&L अकाउंट बनाया जाएगा, दैट इज द जनरल P&L अकाउंट। तो ये कुछ खर्चे और इनकम ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में नहीं डाले जाएंगे। ये अगर क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्टली इनको हम जनरल P&L अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करके दिखा देंगे। समझ आती है ये चीज? क्लियर है जी सबको? ठीक है, तो ये मैंने ब्रीफ आउट किया है जो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो कुछ खर्चे ऐसे होंगे या कुछ इनकम्स ऐसी होंगी जो ऑलरेडी सेग्रीगेटेड गिवन होगी, जिसको हमने एलोकेशन बोला है। कुछ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऐसे होंगे जो आपको कलेक्टिव बेसिस पे गिवन होंगे। कुछ रेशियोज के अकॉर्डिंग आपको उनको सेग्रीगेट करना होगा। और कुछ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऐसे हैं जिसको हमने डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग P&L अकाउंट में नहीं डालना होगा, उसको डायरेक्टली हम एक कलेक्टिव P&L अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करके दिखा देंगे। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लीजिए एक बार एक्सरसाइज का। चले तो एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पढ़ना उपासना क्या है? On 31st March, the trial balance of X man, a merchant, was extracted, and from it the following balances were taken. ठीक है, तो एक ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया है। कितने डिपार्टमेंट से उसमें देखना है? 2 डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने को पूछा गया होगा। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर करना है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक ही में 2 कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग बनाना चाहते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं, पर इजी रहेगा कि एक ही में जितने आपको डिपार्टमेंट्स गिवन है हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट कॉलम हम वहां पर प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं? ए एंड बी। ठीक है, तो 2 डिपार्टमेंट्स गिवन है ए एंड बी। हाँ जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद ट्रायल बैलेंस। क्या क्या फिगर्स हैं? Opening stock, ओपनिंग स्टॉक। श्रुति कहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक? डेबिट साइड। ठीक है, तो 2 ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था स्टॉक्स जनरली आपको ऑलरेडी सेग्रीगेटेड गिवन होते हैं, कलेक्टिव नहीं होगा। तो क्या क्या वैल्यूज हैं? 7,000 and 5,000. 7,000 एंड 5,000 रुपीज। ओके जी। Purchases, परचेजेस प्रियांशु कहां पर आएंगी? डेबिट साइड। ठीक है, परचेजेस ध्यान रखना है, नेट परचेजेस आपको चाहिए होंगी, परचेजेस लेस रिटर्न्स। तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में रिटर्न्स गिवन है तो नेट ऑफ करके ही डालते हैं। नहीं गिवन है, ठीक है जी, चलिए तो डायरेक्टली डाल देते हैं। 10,000, 10,000 8,000. एंड 8,000 रुपीज। ओके। Returns inwards. रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होते हैं? सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? Sales. हाँ, क्या सेल्स रिटर्न होती है तो सेल से माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस रिटर्न, यहाँ जब हम सेल्स लिखेंगे उसमें से माइनस कर देंगे। ओके जी। Rent rates and tax. ये से हाँ जी बोलिए। अच्छा, ठीक है, तो परचेजेस लेस रिटर्न्स। रिटर्न्स आपको नहीं गिवन थी तो हमने डायरेक्टली परचेजेस की वैल्यू डाल दी है।
रिटर्न इनवर्ड्स आपको गिवन था, रिटर्न इनवर्ड्स आदि सेल्स रिटर्न, जो सामान आपने बेचा था वो वापस आपको मिला है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज है इसकी? 400 and 600. ठीक है, तो मैं नेगेटिव करके लिख देता हूँ 400 एंड 600। ओके, सेल्स गिवन है, क्या वैल्यूज है सेल्स की? 26,000, 26,000, 13,000. 13,000। Rent, rates and taxes. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। आदित्य, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कहां पर आएगा? पीएनएल अकाउंट, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो थोड़ा सा ट्रेडिंग की जगह छोड़ के रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आपको गिवन है। कलेक्टिव है या अलग अलग गिवन है? कलेक्टिव है। कितनी वैल्यू है? 1,500. 1,500 एक कलेक्टिव वैल्यू दी गई है। ठीक है, रेंट मैंने अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर रेंट आपको गिवन है तो इसको जनरली हम एरिया की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखें क्वेश्चन में कुछ रेशियोज बताई गई हैं या क्या लिखा है? 2:1. पढ़ने एक बार वो स्टेटमेंट क्या है? Major areas from above information is given that the departments occupy similar floor area. All expenses are divided among the two departments in the ratio 2:1. ठीक है, आपको क्वेश्चन में वो कहता है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल दी अनडिवाइडेड एक्सपेंसेस, वो कहता है जितने भी कलेक्टिव एक्सपेंसेस हैं उसको हमने कुछ नहीं करना है, 2:1 के रेशियो में बांट देना है। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंसेस उसने बोला, इररिस्पेक्टिव वो कौन से एक्सपेंस हैं, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना कि सेल्स रेशियो होगी, परचेज रेशियो होगी, एरिया की रेशियो होगी, क्या होगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको रेशियो बोला गया है उसी रेशियो के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया जाए। ठीक है, ध्यान रखना है जो हमने रेशियोज डिस्कस किए थे वो तब अप्लाई कर रहे हैं इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन में किसी एक्सपेंस को किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटने की बात की गई है तो आपने उसी रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कहता है ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, तो जितने भी खर्चे हैं जो कलेक्टिव होंगे 2:1 में हमें बांट देने हैं। तो 1000 एंड 500, तो इन दोनों के बीच में इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। आगे बढ़िए। General expense. जनरल एक्सपेंसेस कहां पर आते हैं? ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट? पीएनएल अकाउंट। कलेक्टिव गिवन है या आपको सेग्रीगेटेड है? कलेक्टिव है। कितनी वैल्यू? 1200। ऑल एक्सपेंसेस इन द रेशियो 2:1, तो कुछ नहीं सोचना, 2:1 में बांट देते हैं। 800 एंड 400। चले, तो अगर ये क्वेश्चन साइलेंट होता रेशियो के बारे में तो जनरल एक्सपेंसेस किसने बांटने थे? जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऐसे जो भी बिना नाम के एक्सपेंसेस होते हैं उसको हमने सेल्स की रेशियो में बांटना है। ठीक है, ध्यान रखना है जितने भी ऐसे जनरल, मिसलेनियस, अदर एक्सपेंसेस के नाम से गिवन होंगे ऐसे सारे एक्सपेंसेस हम सेल्स रेशियो के बीच में बांटते हैं। ठीक है, और सेल्स जनरली हम नेट सेल्स की बात करते हैं आफ्टर दी सेल्स रिटर्न। ठीक है, चले, तो यहाँ तो 2:1 बोला है, बांट दिया गया है। आगे बढ़िए। सैलरी, सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट और दी पीएनएल अकाउंट? पीएनएल अकाउंट। ठीक है, वेजेस जो होता तो ट्रेडिंग में डालते, सैलरीज है तो पीएनएल में। कलेक्टिव है या अलग अलग है? कलेक्टिव है। कितनी वैल्यू? 1500। ठीक है, तो दोबारा से 2:1 में 1000 एंड 500 रुपीज, बिल्कुल ठीक आपने बोला। ठीक है जी, आगे। कैरेज इनवर्ड्स कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। कलेक्टिव है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स कलेक्टिव आपको दिया गया है 600, तो कलेक्टिव एक्सपेंसेस 2:1, तो 400 एंड 200 रुपीज इसमें बांट देते हैं। ओके जी। वेजेस, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट शेयर। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो वेजेस कलेक्टिव है, सेग्रीगेटेड है, कितनी ही वैल्यू? 2000 एंड 1200। ठीक है, ये ऑलरेडी सेग्रीगेटेड गिवन है तो आगे इसको ट्रांसफर कर देते हैं। और देखिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्या वैल्यूज हैं? 3000 एंड 6000। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी आपको सेग्रीगेटेड गिवन थे। अगला पढ़िए क्या है? दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें गिवन है। मेरे ख्याल से किसी वैल्यू में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए है। फिर भी एक बार देख लीजिए, कोई चीज अगर आपको लगता है नहीं समझ आई है तो मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए प्लीज, एक बार क्लियर है सबको यहाँ पे? ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो बैलेंसिंग करते हैं, टू साइड पे आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, बाय साइड पे आएगा तो ग्रॉस लॉस। एक बार फटाफट से कोई कैलकुलेट करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है? 25,600, 28,600,
11,600, 11,200, 9,200, and this is 13,5,400, 4,000. एक बार चेक करना प्लीज, यही आ रहा है? यही आ रही है वाले? आंसर में देख लीजिए, आंसर में शायद दिया होगा। ठीक है, तो ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट के फिगर्स आ रही हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने पीएनएल अकाउंट में आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया है। अब बैलेंसिंग करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। देखना एक बार क्या क्या फिगर्स आती हैं। 92, 72, 6,400 एंड दिस इज 2,600। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। तो वही ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट जो अभी तक आप सीखते आए हैं या बनाते आए हैं, वही ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। बस यहाँ पर उसको स्प्लिट कर दिया गया है डिपार्टमेंट वाइज। बाकी सारी चीजें आपने वैसे ही डालनी है, ट्रेडिंग वाली ट्रेडिंग में, पीएनएल वाली पीएनएल। देख लीजिए प्लीज एक बार, कोई डाउट लगता है तो एक बार क्लियर करिए, नहीं तो फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए।